नमस्कार, शंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पर हम एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से संबंधित है। यानी हमारे जो टेट और सीटेट परीक्षा में का सिलेबस है, अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और ये जो पेपर होता है, ये जो सिलेबस है, ये जो पोर्शन है, वो आपके परीक्षा को क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसीलिए हम ये जो सीरीज है वो इस पे संबंधित चला रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। और इसके पहले, इस वीडियो के पहले बहुत वीडियो इससे संबंधित हम दे चुके हैं। और अगर अभी आप तक आपने उसको नहीं चेक किया है तो प्लीज उसको चेक करिए, उसके बाद इस वीडियो तक आइए, क्योंकि हम एक क्रम में पूरे सिलेबस को चला रहे हैं, जिससे कि क्रम नहीं टूटे और लोगों को समझने में आसानी हो। इस समय हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के जो सिद्धांत हैं, विभिन्न सिद्धांत हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस वीडियो के पहले हमने फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल स्टेज थ्योरी थी उसको कंप्लीट किया था। और आज जो बारी है वो है एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो एरिक एरिक्सन की डेवलपमेंटल थ्योरी है, डेवलपमेंटल सिद्धांत है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसे हम साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये साइकोलॉजी में पर्सनालिटी की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरीज में से एक मानी जाती है। इसके पहले हमने फ्रॉइड की थ्योरी का अध्ययन किया है, तो हम बीच बीच में उन दोनों थ्योरीज का, यानी एरिक्सन की थ्योरी और फ्रॉइड की थ्योरी का कंपैरिजन भी करते चलेंगे, जिससे आपको दोनों सिद्धांतों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, ये पता चलती रहे और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकें। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं या घुमा के पूछे जाते हैं, और वो दोनों थ्योरी का तुलनात्मक अध्ययन होता है और हम उसमें फंस जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो उसका जो जवाब होता है वो बहुत क्लियर होता है, लेकिन लोग फर्स्ट सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन हमने नहीं किया, दोनों थ्योरीज को हमने अलग अलग करके समझाया, पढ़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम कर सके। तो जो फ्रॉइड की थ्योरी थी वो थी आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, उसे हम साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी मनोलैंगिक सिद्धांत। एरिक्सन की थ्योरी को हम मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। Much like Sigmund Freud, Erikson believed that personality develops in a series of stages. अगर आपने फ्रॉइड की थ्योरी का जो वीडियो मैंने बनाया था वो देखा है, उसे पढ़ा है, उसे समझा है, तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं। यानी जो फ्रॉइड की थ्योरी है, फ्रॉइड का सिद्धांत है, उसमें कई सारे स्टेजेस हैं और हर स्टेज पे एक गोल है जिसे अचीव करना होता है। ठीक वैसा ही एरिक्सन की थ्योरी में भी है। एरिक्सन का भी ये विश्वास है, ये मानना है कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसका विकास एक सीरीज ऑफ स्टेज के थ्रू होता है। यानी हम हर उम्र में एक स्टेज पर होते हैं, हमें उस स्टेज से संबंधित उस चरण पे जो भी कार्य निर्धारित होते हैं उन्हें कंप्लीट करना होता है। और जब हम सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लेते हैं तब हम आगे के स्टेजेस पे मूव करते हैं, यानी कि एक सीरीज ऑफ स्टेजेस है हमारी पर्सनालिटी। ये मानना फ्रॉइड का भी था, तो यहाँ पे दोनों के बीच में समानता है। बट unlike Freud's theory of psychosexual stage, Erikson's theory described the impact of social experience across the whole lifespan. फ्रॉइड की जो थ्योरी थी उसमें लैंगिक जो चरण होते हैं, जो लैंगिक समानताएं होती हैं, जो लैंगिक कार्य होते हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। जबकि एरिक्सन की जो थ्योरी है वो सोशल इम्पैक्ट पे ज्यादा फोकस करती है। अगर आपने फ्रॉइड की थ्योरी देखी है तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्रॉइड ने कहीं पे भी सोसाइटी की बात नहीं की है, फ्रॉइड ने कहीं पे भी एनवायरमेंटल इंटरेक्शन की बात नहीं की है कि हम अपने अनुभवों के द्वारा जो सीखते हैं क्या उसका हमारे व्यक्तित्व के विकास पे कोई प्रभाव पड़ता है। इसकी फ्रॉइड ने
कहीं पे भी बात नहीं की है। लेकिन अगर हम एरिक्सन की थ्योरी देखें तो एरिक्सन ने बोला है, इसीलिए इनके थ्योरी को, सिद्धांत को हम साइको सोशल मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि जो हमारा सामाजिक अनुभव होता है वो हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए, के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो जीवन पर्यंत हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये अंतर है फ्रॉइड और एरिक्सन की थ्योरी में। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज थ्योरी इज द डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी। जब हम एरिक्सन की थ्योरी का अध्ययन करते हैं तो जो सबसे हर एक सिद्धांत की अपनी एक विशेषता होती है, एक ऐसा कोई तत्व होता है, एक ऐसा कोई एलिमेंट होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उस पूरे सिद्धांत का वो केंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पर वो जो केंद्र बिंदु है वो है एरिक्सन की थ्योरी में ईगो आइडेंटिटी, यानी अहम की पहचान करना। Ego identity is the conscious sense of self that we develop through social interaction. अब हमें ये समझने की जरूरत है कि एरिक्सन ने ईगो आइडेंटिटी के ऊपर इतना प्रकाश क्यों डाला है, और ईगो आइडेंटिटी वास्तव में है क्या। हमारा जो अहम है, यानी जो हम हैं, मैं हूं, वो क्या है। इट इज द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। हम अपने बारे में चेतन रूप से क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं, इसे जानना ईगो आइडेंटिटी कहलाता है। और ये हम कैसे जानते हैं कि हम क्या हैं, हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ये हम अपने सोशल इंटरेक्शन, यानी जब हम समाज में जाते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, हमारा अंतर संबंध स्थापित होता है, तब कहीं जाकर हमारी ईगो आइडेंटिटी डेवलप होती है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, our ego identity is constantly changing due to new experiences and information we acquire in our daily interactions with others. यहाँ पर एरिक्सन का जो मानना था, उनका ये मानना था कि हमारा जो अहम है, हमारा जो मैं है, हमारी जो ईगो आइडेंटिटी है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और वो परिवर्तन कैसे होता है? वो परिवर्तन होता है जैसे जैसे हम समाज के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जैसे जैसे हमारे जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें नए अनुभवों के भंडारण हम करते जाते हैं, नए अनुभवों को हम जोड़ते जाते हैं, नई सूचनाओं को हम जोड़ते जाते हैं, तो हमारा जो पहले से ईगो आइडेंटिटी डेवलप है उसमें हम तब्दीलियां भी करते जाते हैं, यानी चेंजेस आती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जो बच्चा है वो बहुत शाय नेचर का है, शर्मीला नेचर का है, और उसे लगता है कि वो लोगों से खुलकर बात नहीं कर सकता है, या अपने आप को एक्सप्रेस करने में उसे दिक्कत होती है, उसे नहीं पता अपने बारे में बहुत डिटेल, लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास सूचनाओं का संचरण होता रहता है, उसकी एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं जीवन के साथ में, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे जो उसका सेल्फ है वो और डेवलप होता जाता है, वो खुद से परिचय उसका होता जाता है, वो खुद के बारे में और नई नई चीजों को खोजना शुरू कर देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ईगो आइडेंटिटी होती है उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज, परिवर्तन आता रहता है। नाउ व्हेन साइकोलॉजिस्ट टॉक अबाउट आइडेंटिटी, they are referring to all the beliefs, all the ideas and values that help shape and guide a person's behavior. जब हम ईगो आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? हम किसे कहेंगे कि ये हमारी पहचान है, और हम कब कहेंगे कि हमें अपनी पहचान पता चल गई है या मालूम चल गई है? ये हम तब कह सकते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये हम तब कह सकते हैं जब हमें अपने बारे में सारे जो विश्वास हैं, विचार हैं, वैल्यूज हैं, वो हमारे बिहेवियर को मदद करें, शेप करें एक सकारात्मक दिशा की ओर। तब हम कहेंगे कि हमें अपनी आइडेंटिटी पता है, हमें ये पता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई।
हम तब जान सकते हैं कि दिस इज आवर आइडेंटिटी, यही है हमारी पहचान। और इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि हमारे विश्वास क्या है, हमारे विचार क्या है किसी चीज को लेकर, हमारी जो वैल्यू है वो क्या है ना। जब तक हमें ये सारी चीजें नहीं पता चल जाएंगी तब तक हम खुद की खोज नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिटी का अर्थ यहाँ पर सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो खुद की खोज करना, और वो तभी कर पाएंगे जब हम खुद के विचारों से परिचय होंगे, हमारा खुद के विचार जो है उनसे हमारा परिचय होगा। The formation of identity is something that begins in childhood and becomes particularly important during adolescence. But it is a process that continues throughout life. हमारा जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, यानी आइडेंटिटी का निर्माण होता है, निर्धारण होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो हमारे चाइल्डहुड यानी बचपन से ही हो जाती है, ठीक है। और लेकिन इसकी जो सबसे महत्व हमें कब पता चलता है इसका, वो होता है हमारा अडोलसेंस पीरियड। हमारा अडोलसेंस पीरियड होता है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और हमें सबसे ज्यादा इसका महत्व भी तब पता चलता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जो आइडेंटिटी का फॉर्मेशन है वो एक अवस्था तक, यानी अडोलसेंस की जो अवस्था होती है वहां पे आके ये रुक जाता है, बिल्कुल नहीं। ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो अडोलसेंस पीरियड में ही होती है। वो पीरियड होता है जब हम अपने जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं, जब हम अपने जीवन को एक दिशा दे रहे होते हैं, उस समय इसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। और our personal identity gives each of us an integrated and cohesive sense of self that endures and continues to grow as we age. अगर हम खुद की आइडेंटिटी हमें पता है, हमें पता है कि हमारे विचार क्या हैं, हमें पता है कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए, हमारी क्षमता क्या है, तो ये हमें एक सेंस देती है, कोहेसिव सेंस, संपूर्णता का एहसास कराती है। हमें ये बताती है कि हम जैसे जैसे एज में ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एज में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये हमारे जो लक्ष्य है, दिशा है, उसके निर्धारण में और ज्यादा सहायता करता है। अगर जिसे भी अपनी आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी मतलब ये नहीं होता है कि हमारा नाम क्या है, आइडेंटिटी मतलब ये नहीं होता है कि हमारा सरनेम क्या है, हमारे पिता का नाम क्या है, हम किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम अपने विचारों को जाने, हमें जीवन से क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम किस लिए बने हैं। जब हम इनको जानते हैं तब हम कहते हैं कि वाकई हमें अपनी पहचान हो गई है। Now, in addition to ego identity, Erikson also believed the sense of competence motivates behavior and action. Each stage in Erikson's theory is concerned with becoming competent in area of life. अगर हम एरिक्सन की थ्योरी की बात करें, जैसा मैंने बोला कि हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे फ्रॉइड का, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो एरिक्सन की थ्योरी है, उन्होंने एक नए अप्रोच के साथ में सिद्धांत का निर्धारण किया था। अपने सिद्धांत में उन्होंने एक नए अप्रोच को डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था, डेवलप किया था। और वो नया अप्रोच क्या है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन। यानी कि हर एक चरण में, हर एक सिद्धांत में, हर एक स्टेज में हमें एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन मिलेगा और हमें उस माइलस्टोन को क्रॉस करके दूसरे चरण के माइलस्टोन तक पहुंचना होगा। He said that children pass through different stages of development. During this passage, they are automatically changed by learning different norms of society. अगर आपको फ्रॉइड की थ्योरी यहाँ पे याद आए और मैं आपको याद दिलाऊं कि फ्रॉइड की थ्योरी में भी एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते थे। जैसे जो सेकेंड स्टेज है, वहां पे आपको टॉयलेट ट्रेनिंग का मिलता था, वो एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। थर्ड स्टेज पे जब आप जाते थे तो वहां पे ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस मिलते थे आपको, उससे आपको क्रॉस करना होता था, वो एक आपकी लाइफ का डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता था। तो इसी तरीके से एरिक्सन की थ्योरी में भी बहुत सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन आएंगे। और एरिक्सन का मानना है कि चूंकि बच्चे जैसे जैसे उनका विकास होता है, वो अलग अलग चरणों से होकर गुजरते हैं और इन चरणों के रास्ते में वो ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं, चेंज करते हैं। यानी हम कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते हैं, हम बहुत जानबूझकर मेहनत नहीं करते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक
पहुंचने या जाने के लिए। ये ऑटोमेटिकली होता है, स्वयं होता है, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं होती, हमारा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है। हम जैसे जैसे समाज के नियमों को जानते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने बिहेवियर में डेवलपमेंटल माइलस्टोन को शामिल करते जाते हैं और उसमें परिवर्तन भी करते जाते हैं। Now he introduced 8 stages of psychosocial development. एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें जो हम स्टेजेस आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। कुल 8 स्टेजेस का वर्णन इन्होंने किया है अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में, जहां पे उन्होंने 8 जो चीफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, जो क्राइसिस होते हैं, उनको डिफाइन किया है। और उन कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष को पार करने के बाद 2 तरीके के आउटकम हमें मिलते हैं। एक होता है फेवरेबल या सकारात्मक आप कह सकते हैं, और दूसरा होता है अनफेवरेबल या नकारात्मक आउटकम, जो कि हमारे व्यक्तित्व के विकास पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हर एक स्टेज में 8 स्टेजेस है, हर एक स्टेज का एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, चीफ कॉन्फ्लिक्ट है जिसे हम क्राइसिस कहते हैं, और उस क्राइसिस से फेवरेबल और अनफेवरेबल 2 तरीके के आउटकम्स का निर्धारण होता है। और इन्हीं दोनों आउटकम के निर्धारण के फलस्वरूप हमें ये पता चलता है कि हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का विकास है, उसकी जो दिशा है, वो दशा है, वो क्या होगी। Now, in addition to ego identity, Erikson also believed that a sense of self-competence motivates behaviors and actions. Each stage in Erikson's theory is concerned with becoming competent in area of life. जैसा कि मैंने कहा था कि एरिक्सन की थ्योरी का जो महत्वपूर्ण या सेंटर पॉइंट है वो ईगो आइडेंटिटी है, और एरिक्सन का ये मानना था कि जैसे जैसे हम ईगो आइडेंटिटी अपनी ग्रहण करते जाते हैं, हम उसको उसके करीब होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो खुद की समझ है, सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्पिटेंस, वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें प्रेरित करता है हमारे व्यवहार करने के लिए, एक्शन करने के लिए, क्रिया करने के लिए। और एरिक्सन का ये मानना था कि हर एक स्टेज जो है वो इसी तरीके की कॉम्पिटेंसी के साथ में भरा हुआ है। कॉम्पिटेंट इन एरिया ऑफ लाइफ, हम उसके लिए कंसर्न होते हैं कि हम उस एरिया का जो काम है, कार्य है, कॉम्पिटेंसी है, उसको अचीव कर सके। इफ द स्टेज इज हैंडल्ड वेल, द पर्सन विल फील अ सेंस ऑफ मास्टरी, which is sometimes referred to as ego strength or ego quality. Now, if the stage is managed poorly, the person will emerge with a sense of inadequacy. जैसा कि मैंने बताया कि 8 स्टेज हैं और 8 स्टेजेस के क्राइसिस होती है, 2 तरीके के आउटकम है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो यही बात एरिक्सन जब उसका एक्सप्लेन करते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर उस स्टेज को हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया, यानी जो उसका आउटकम है वो फेवरेबल निकल कर आता है, तो जो व्यक्ति है उसे सेंस ऑफ मास्टरी की फीलिंग होती है, उसे ये एहसास होता है कि उसने सफल कार्य किया है, उसने उस स्टेज में मास्टरी हासिल कर ली है, जिसकी वजह से ईगो जो क्वालिटी है, जो ईगो स्ट्रेंथ है, यानी जो हमारा स्वयं का विश्वास है हमारे ऊपर, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही उस स्टेज पे को हम फेल कर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, जो आउटकम है वो नकारात्मक होता है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति की जो फीलिंग होगी वो सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी होगी, यानी उसे ये एहसास होगा कि उसका वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। असक्षमता का एहसास उसे उसके साथ होगा, ये तब होगा जब वो स्टेज हम सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाएंगे। In Erikson's view, these conflicts are centered on either developing a psychological quality or failing to develop the quality. ये जैसा मैंने बोला कि हर एक स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक केंद्र में घूम रहा है। वो केंद्र बिंदु क्या है हमारा? या तो हम साइकोलॉजिकल क्वालिटी डेवलप करेंगे, यानी 2 ही काम हो सकते हैं, या तो हम पॉजिटिव दिशा की तरफ जाएंगे या तो फेल करेंगे उस क्वालिटी को हासिल करने में। Now, during these times, the potential for personal growth is high, but so is the potential for failure. ये जो विभिन्न चरण होते हैं, जब हम उन चरणों में होते हैं, वहां पे अपने कार्य को कर रहे होते हैं, जैसा मैंने बोला हम कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालते, हम ऑटोमेटिकली स्विच होते हैं उसके थ्रू, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना होती है, बहुत ज्यादा चांस होती है कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो, हमारा जो विकास हो, हमारी ग्रोथ हो,
इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं, लेकिन जितने चांसेस हाई होते हैं उतने ही चांसेस इस चीज के भी हाई होते हैं कि उस स्टेज में हमें असफलता भी मिलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों का, फेवरेबल और अनफेवरेबल का 50-50% होता है। और यही कॉन्फ्लिक्ट टर्निंग पॉइंट होते हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए। अब आपको ये आपको ये पिक्चर देखने हैं, ये पिक्चर ध्यान से देखिए, और यहाँ पे ये 8 एरिया दिए गए हैं, ये 8 स्टेजेस दिए गए हैं, ठीक है। और इन्हीं 8 स्टेजेस को आपको अध्ययन करना है। हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे अपने आगे की स्लाइड्स में। लेकिन आप यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्टेजेस हैं वो किस किस अवस्था से होकर जा रहे हैं, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किन किन स्टेजेस से होकर जा रहे हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करें, जो पहला स्टेज है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का, वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि इन्फेंसी में, यानी जो बच्चे के जन्म से लेकर 1 साल तक का समय होता है, ये वो अवस्था होती है। उस अवस्था में ये क्राइसिस का, ये संघर्ष का जन्म होता है। दूसरा जो स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, वो जुड़ा हुआ है अर्ली चाइल्डहुड से। हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे डिटेल में, लेकिन इस पिक्चर के थ्रू हमें सिर्फ ये समझने या ये जानने की जरूरत है कि कौन से अवस्था में कौन से संघर्षों की उत्पत्ति होती है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट किस अवस्था के बच्चों में उत्पन्न होता है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो जो अवस्था है वो है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तीसरा जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल वर्सेस अपराध बोध, यानी पहल बनाम अपराध बोध, जो कि प्री स्कूल का एज होता है बच्चों का। चौथा जो स्टेज है, चौथी जो एरिक्सन की थियोरी की स्टेज है, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी परिश्रम उद्गम बनाम हीन भावना। इस कॉन्फ्लिक्ट का जन्म स्कूल एज में होता है बच्चों के। तो आपको ये जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि मैं बार बार ये चीजें दोहरा रही हूँ कि इससे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आपका है अडोलसेंस, यानी जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का जन्म होता है, यानी जो 12 से 14 साल होता है उसमें जिस कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा यंग अडल्टहुड, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी आत्मीयता बनाम अलगाव, इस संघर्ष की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आता है हमारा मिडिल अडल्टहुड। मिडिल अडल्टहुड यानी जिसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी उत्पादकता बनाम स्थिरता का जन्म होता है, इस संघर्ष की उत्पत्ति होती है। और जो सबसे लास्ट होता है वो होता है हमारा मैच्योरिटी, यानी ओल्ड एज। मैच्योरिटी यहाँ पर हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये ओल्ड एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम मैच्योरिटी में हाई होते जाते हैं, यानी मैच्योरिटी के परिपक्वता के और करीब होते जाते हैं। तो यहाँ पे मैच्योरिटी का तात्पर्य है ओल्ड एज से है, उस अवस्था से है जो 60 से 70 के बीच की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो संघर्ष की उत्पत्ति होती है, जो क्राइसिस उत्पन्न होता है, उसका नाम है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये हो गया आपका कि किस एज में कौन से क्राइसिस का जन्म होता है, किस बच्चे की किस अवस्था से इन क्राइसिस का संबंध है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो इसलिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है। इस पिक्चर को बहुत आराम से, बहुत क्लियर से आप कहीं पे भी लिख कर या समझ कर मेंशन कर सकते हैं, या इस पिक्चर को अगर आप 1, 2, 3 बार देखेंगे तो इजीली आपके दिमाग में ये सारा प्रोसेस सेट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एरिक्सन स्टेज थ्योरी इन इट्स फाइनल वर्जन, यानी जैसे मैंने बोला कि हर एक स्टेज से संबंधित होता है एक कॉन्फ्लिक्ट,
उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होता है जिसे हम वर्च्यू कहते हैं, और उसका आउटकम क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो पहला स्टेज है, ठीक है, वो है आपका इन्फेंसी एज है, यानी जो 0 to 1 ईयर है, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा है। और इस अवस्था में जिस क्राइसिस का जन्म होता है वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन का ये मानना था कि मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज रिजल्ट्स इन अ हेल्दी पर्सनालिटी। जब हम हर एक स्टेज को सफलतापूर्वक पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो ये हमारी हेल्दी पर्सनालिटी का निर्धारण करता है और बेसिक वर्च्यूज जो होते हैं, यानी जो सकारात्मक वर्च्यूज होते हैं, उनको हासिल करने में मदद करता है। लेकिन अगर हम इसमें फेल होते हैं, अगर हम असफल होते हैं, हम इसको क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी एबिलिटी को कम करता है, हमारी क्षमता को कम करता है। जैसे जैसे हम आगे के स्टेजेस में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमें उसे क्रॉस करने की क्षमता है, सफल करने की क्षमता है, वो कम होती जाती है हमारी, और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है अनहेल्दी पर्सनालिटी, और हमारा जो खुद पे विश्वास है वो कम होता जाता है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि संबंधित है इन्फेंसी पीरियड से। इन्फेंसी यानी 0 से लेकर 1 साल की जो अवस्था होती है बच्चे की, वो इन्फेंसी पीरियड कहते हैं उसको हम। और ये जो पीरियड होता है ये पहला स्टेज से संबंधित होता है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो उसके पास बहुत अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि वो नया नया आप कह सकते हैं कि उसका हर एक अनुभव नया होता है। उसने जीवन में जो भी चीजें देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है, वो हर एक अनुभव उसका नया है। इसीलिए उसके जीवन में अनसर्टेनिटी बहुत होती है, अनिश्चितता बहुत होती है, दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर, चीजों को लेकर। और उसका जो सबसे पहला जुड़ाव इसलिए होता है वो होता है अपने प्राइमरी केयर गिवर से। प्राइमरी केयर गिवर कौन होता है? जो कॉन्स्टेंटली उसके साथ में रहता है, जो कॉन्स्टेंटली उसकी केयर करता है लगातार। और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो माँ होती है बच्चे की, वो उसकी प्राइमरी केयर गिवर होती है ज्यादातर केसेस में। कई जगहों पर क्या होता है कि पिता, दादी, दादा, नैनी, इस तरह के लोग भी बच्चे के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम उन्हें भी प्राइमरी केयर गिवर कहते हैं। तो बच्चा उन पे आप कह सकते हैं कि निर्भर हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया के बारे में अनिश्चित होता है, उसे चीजें पता नहीं होती हैं, हर एक अनुभव उसके लिए एक नया अनुभव होता है। इसीलिए वो जो सबसे ज्यादा विश्वास करता है वो अपने प्राइमरी केयर गिवर पे करता है। अगर ये जो विश्वास है उसका मेंटेन रहता है, अगर उस बच्चे को लगातार प्यार मिल रहा है, केयर मिल रहा है, वो रिलायबल है उस चीज के लिए, वो रिलाय कर सकता है अपने प्राइमरी केयर गिवर के ऊपर, तो वो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है, एक विश्वास का निर्माण करता है, एक विश्वास का विकास करता है अपने अंदर, जो थ्रू आउट हिज लाइफ और हर लाइफ वो मेंटेन रहता है। ठीक है, यानी कि अपने जीवन में वो इस विश्वास को कंटिन्यू रखता है, और सिर्फ प्राइमरी केयर गिवर के ऊपर ही विश्वास करना नहीं सीखता, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने अन्य रिलेशंस के ऊपर भी विश्वास करना सीख जाता है। यानी कि उसको फील होता है सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, इवन जब थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, जब कोई डरावना सिचुएशन हो, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी हो, नई हो, और कह सकते हैं कि उसका सामना वो ना करना चाहता हो, लेकिन उस समय भी वो अपना विश्वास मेंटेन करता है, सिक्योर फील करता है। क्यों फील करता है? क्योंकि वो जो उसका प्राइमरी केयर गिवर है उसने उस पर ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप की है, लगातार कंसिस्टेंटली उसके साथ रहकर, उसकी केयर कर कर, उससे प्यार कर कर, उसको अब चीजें प्रिडिक्ट वो कर सकता है। जो बच्चा है, अगर इस तरीके की उसके आसपास एनवायरनमेंट है, तो वो चीजें प्रिडिक्ट करता है, और लोगों पे जो विश्वास है उसका वो और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन अगर जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, वो लगातार सस्पिशन में रह रही हैं, एंजाइटी डेवलप हो रहा है उसके अंदर, यानी
जो उसका केयर है, जो उसका लव है, वो इनकंसिस्टेंट उसको मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल रहा, उसकी ज़रूरतें रेगुलर अवस्था में पूरी नहीं हो रही हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनरिलायबल हैं, तो जो बच्चे के अंदर फीलिंग डेवलप होगी वो मिसट्रस्ट की होगी, अविश्वास की होगी, वो शक करना सीख लेगा, वो एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी और वो पूरी दुनिया यानी जो उसके संबंधी हैं, जो उसके और रिलेशन में हैं, जो उसके प्राइमरी केयर गिवर हैं, उन पे फिर वो कभी विश्वास नहीं कर पाएगा और वो हर एक इवेंट को डरा हुआ या शक के नजरिए से देखेगा। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ होप, जैसा कि आप इस अवस्था में देख रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वर्च्यू यानी कि बच्चा अगर सक्सेसफुली इस स्टेज को क्रॉस कर लेता है तो अपने साथ वो अगले स्टेज पर क्या लेकर जाता है? होप, विश्वास, उम्मीद। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने विश्वास डेवलप कर लिया है, तो अब उसके जीवन में अगर कोई नई क्राइसिस आती है तो उसे पता है कि उसके पास सोर्स ऑफ सपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर वो इस होप को अचीव नहीं कर पाता है, फेल कर ले जाता है, तो आगे की स्टेज में फियर लेकर जाएगा, डर लेकर जाएगा, यानी वो मिसट्रस्ट लेकर जाएगा, एंजाइटी डेवलप करेगा, इनसिक्योरिटी डेवलप करेगा और अपने आने वाले जीवन में वो निराशा, डर, मिसट्रस्ट, अविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएगा। तो ये है आपका पहला स्टेज, यानी बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्टेज 1 जो है, यानी जो अभी हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास पढ़ रहे थे, तो इम्पोर्टेंट जो इवेंट है, जो विश्वास और अविश्वास का जो निर्धारण होता है वो किस घटना के द्वारा होता है? वो घटना है फीडिंग, क्योंकि ये जो अवस्था होती है उसमें बच्चा फीड कर रहा होता है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इवेंट या प्राइमरी इवेंट होता है इस स्टेज पे, और फेलियर और अगर वो फेल होता है तो अविश्वास का जन्म होगा, और अगर उसको सक्सेस मिलती है, सक्सेसफुली इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, तो जो वर्च्यू है वो उम्मीद है, होप है, आशा है, उसका डेवलपमेंट होता है। दूसरी जो क्राइसिस है, दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी एरिक्सन की थियरी का जो दूसरा चरण है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यानी ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता और शेम का मतलब होता है शर्म। स्वायत्तता बनाम शर्म, इसकी जो एज होती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड, यानी 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसमें इस क्राइसिस का जन्म होता है। अब एरिक्सन का ये मानना था कि जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना जब डेवलपमेंटल पीरियड होता है तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही वो स्टेज है या यही वो अवस्था होती है जहां पे बच्चा खुद के ऊपर कंट्रोल डेवलप करता है, अपने फिजिकल स्किल को डेवलप करता है, उसको पॉलिश करता है। और अगर इस स्टेज में उसको सक्सेस मिलता है, सफलतापूर्वक इसको क्रॉस करता है, तो जो वर्च्यू है वो क्या होगा? वो विल होगा, इच्छा होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको इनकरेज किया जाता है काम को करने के लिए, तो वो और ज्यादा स्वायत्तता फील करता है, ऑटोनॉमी फील करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का जन्म होता है, वो सिक्योर फील करता है और आगे की दुनिया में आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर इस अवस्था में बच्चे को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे बार बार नकारा जाता है, उसके कार्यों को नकारा जाता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसके हर कार्य का निर्धारण उसके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है स्वयं का काम करने के लिए, तो उसके अंदर एक फीलिंग इनएडुकेट का जन्म होता है, अक्षमता का जन्म होता है। उसे लगता है कि वो कोई भी कार्य अकेले नहीं कर सकता है, और इसके द्वारा उसका जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डाउन हो जाता है, और जिस फीलिंग का जन्म होता है उसके अंदर, जिस अवस्था का जन्म होता है वो होता है शर्म, क्योंकि वो लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता है। अगर इस स्टेज का उदाहरण मैं आपको दूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के साथ में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 तरीके के आपको पेरेंट्स मिलेंगे। एक पेरेंट्स होते हैं जब उनका बच्चा कोई नया काम करता है, कोई नई पहल करता है, किसी नए शब्द को बोलता है या कोई नया खिलौने को बनाता बिगाड़ता है,
तो वो उसकी तारीफ करते हैं, वो उसको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, शाबाश। ये जो शब्द होते हैं ये बच्चे को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो और भी नई नई खोजें करे और भी स्वयं को आगे रखकर काम करना सीखे। लेकिन कुछ वहीं पे अभिभावक ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को मना करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जब वो कहें तभी बच्चा उस काम को करे। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत घट जाता है, और चूंकि उन्हें पब्लिकली कई बार नकारा जाता है, मना किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उनमें शर्म की भावना का विकास भी हो जाता है। और अगर हम इस स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे तो जो वर्च्यू है वो विल हम आगे के स्टेज में लेकर जाएंगे, एक्सेप्टेंस लेकर जाएंगे आगे के स्टेजेस के लिए। लेकिन तब क्या, व्हाट हैपन ड्यूरिंग दिस स्टेज, क्या होता है इस स्टेज के अंतर्गत? The child is developing physically and becoming more mobile and discovering that he or she has many skills and abilities. ये जो अवस्था होती है हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए खोज की अवस्था होती है। बच्चा नई नई चीजों को खोजने का काम करता है। क्यूरियोसिटी किस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है? इसी अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। बच्चा अपनी मोटर स्किल को डेवलप करता है, खोजता है और जानता है कि वो क्या क्या काम कर सकता है। जैसे इस अवस्था में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चे होते हैं कभी कभी स्कूल जब जाने की अवस्था होती है चूंकि ये, तो अपने शूज या कपड़ों को खुद से पहनने की कोशिश करते हैं, खिलौनों के साथ में खुद खेलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो खिलौना कैसे बना है, आवाज कहाँ से आती है, मूवमेंट कहाँ से हो रही है। तो इस तरीके की खोजों में जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर इंडिपेंडेंस की फीलिंग होती है, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता का विकास होता है। जैसे अगर एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ चल रहा है और थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया और खुद थोड़ी दूर गया और वहां से अपना खिलौना उसने लिया, खुद उसको सही जगह पर रखा, ठीक है, वो खुद उसने डिसाइड किया कि उसे क्या खाना है, क्या पहनना है। तो इस तरीके की जो कार्य होते हैं वो बच्चे में स्वायत्तता का विकास करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अवस्था होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो क्या होता है। वो होता है हमारा टॉयलेट ट्रेनिंग, जो कि फ्रॉइड के जो सिद्धांत है, मनोलैंगिक सिद्धांत, उसमें भी जो दूसरा स्टेज है, एनल स्टेज, वो भी इसी से संबंधित है। यानी उस अवस्था में भी जो मेन कार्य होता है वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, तो अगर सक्सेसफुली हम रिजॉल्व कर लेते हैं इस स्टेज को तो स्वायत्तता का विकास होता है। लेकिन अगर हम इसमें फेल होते हैं तो हमारे अंदर शर्म की भावना का विकास होता है। अगला जो स्टेज है यानी जो तीसरा स्टेज है मनोसामाजिक सिद्धांत का वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल वर्सेस अपराध बोध, यानी पहल बनाम अपराध बोध। इसकी जो अवस्था होती है वो 3 से 6 साल के बच्चों के अंदर इसका विकास होता है और इसमें जो वर्च्यू है वो है उद्देश्य, पर्पस। यानी कि ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था होती है कि जब बच्चे लोगों के साथ में इंटरैक्ट सबसे ज्यादा करना सीखते हैं। ठीक है, उनका जो इंटरैक्शन होता है लोगों के साथ में वो बहुत ज्यादा होता है। वो जैसे मैंने बोला कि अगर उसके पहले वाले स्टेज में स्वायत्तता का विकास हुआ है तो आगे वाले स्टेज में खुद पहल करना सीखेगा, खुद एक्टिविटीज को प्लान करना सीखेगा, खुद नए कार्यों को करना सीखेगा, खुद जिम्मेदारी लेना सीखेगा। ठीक है, ये 3 से 6 साल की अवस्था होती है। वो स्कूल जा रहा होता है बच्चा, जैसे वो स्टेज पे प्ले करने में पहल करता है, कई एक्टिविटीज होती हैं स्कूलों में उनमें भाग लेने की पहल करता है। तो ये कब होता है? जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जब बच्चे के अंदर खुद ये विश्वास होता है कि वो ये काम कर सकेगा, तभी वो चीजों के लिए पहल करता है। और अगर इसमें वो सक्सेसफुल होता है, उसको सफलता मिलती है, तो उद्देश्य का निर्धारण वो अपने जीवन में कर सकता है। लेकिन अगर वो इसमें फेल होता है, ठीक है, क्रिटिसिज्म उसको मिलता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसके अंदर अपराध बोध का विकास होता है, एक गिल्ट का विकास होता है। बच्चा अक्सर ये सोचने पे मजबूर होता है कि वो उसने जो कार्य किया है वो सही नहीं है, या उसे डांट पड़ेगी, या फिर उसे पनिशमेंट मिल जाएगी, उसे उसके कार्यों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर इस तरीके के काम उसके साथ होते हैं तो बच्चे में अपराध बोध भावना का विकास होता है।
इस अवस्था में भी बच्चे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अक्सर हम अपने पेरेंट्स से, इस अवस्था के बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं चीजों को लेकर। अगर उनके अभिभावकों ने, उनके टीचर्स ने बच्चों की इस क्यूरियोसिटी को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, उन्हें डांट दिया, उन्हें एम्बैरस किया पब्लिकली, तो उनके अंदर गिल्ट की भावना का विकास जो है वो हो जाता है। और अगर इसको हम सक्सेसफुली पार करते हैं तो उद्देश्य की भावना का विकास होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होता है एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोर करता है बच्चा, नई नई चीजों को खोजने को, ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद जो चौथा स्टेज है मनोसामाजिक सिद्धांत का, एरिक्सन के सिद्धांत का, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी परिश्रम उद्गम बनाम हीन भावना। और इसकी जो अवस्था होती है बच्चे में वो होती है 6 से 12 साल, यानी 6 से 12 साल के बच्चों के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस क्राइसिस का जन्म होता है। रिजोल्यूशन है कॉम्पिटेंस, इंडस्ट्री यानी कि परिश्रम उद्गम वर्सेस हीन भावना। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो नई नई चीजें सीखते हैं, जैसे लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, सवाल हल करना सीखते हैं। ये सारी चीजें वो स्वयं के द्वारा सीखते हैं। और इस अवस्था में जो बच्चों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोई, वो होता है उसके शिक्षक या शिक्षिका, टीचर्स, क्योंकि ज्यादातर समय जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ में व्यतीत करते हैं। और if it is at this stage that the child's peer group will gain greater significance and will become a major source of the child's self-esteem. 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनका एक अपना ग्रुप होता है, दोस्तों का ग्रुप होता है, जो कि उनके जीवन में एक सोर्स होता है सेल्फ स्टीम डेवलप करने का। वो ग्रुप किस तरीके का है, इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा पीयर ग्रुप होता है वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो मेजर सोर्स होता है हमें ये बताने के लिए कि हमारा सेल्फ स्टीम जो है वो हाई है या लो है ना। यानी अब वो लोगों के अप्रूवल के लिए भी काम करता है। वो चाहता है कि जो भी एबिलिटी वो दिखा रहा है, जो भी बिहेवियर वो कर रहा है, जो भी मेहनत वो कर रहा है, उसे समाज के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके टीचर्स के द्वारा अप्रूवल मिले, और इससे उसमें गर्व, सेंस ऑफ प्राइड यानी गर्व की अनुभूति होती है, उसका विकास होता है। अगर बच्चे को हम इनकरेज करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं नए नए कार्यों को करने के लिए, तो बच्चा कॉम्पिटेंट फील करता है, यानी उसे ये महसूस होता है कि वो, उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो विश्वास है, और वो किसी भी गोल को हासिल करने में महारत रखता है। अगर उसके द्वारा किए गए पहल को हमने इनकरेज नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट किया पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, तो बच्चे की खुद की क्षमता डाउट में आ जाती है और वो नई नई चीजों को ढूंढना बंद कर देता है। वो नए नए स्किल को नहीं ढूंढना चाहता है और उसके अंदर हीन भावना का विकास होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फेलियर जो होते हैं वो आवश्यक भी होते हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर एक, कहते हैं ना कि मोडेस्टी का विकास हो, एक आप लेवल का विकास हो। क्योंकि अगर बच्चा अपने जीवन में सब कुछ, उसको अपने अप्रूवल दे ही दिया, हाँ में हाँ उसके मिलाया, शाबाशी दी, तो उसमें जो गर्व की अनुभूति है वो अहंकार में भी तब्दील हो सकती है। इसीलिए कभी कभी उसको फेलियर का, असफलता का अनुभव होना भी जरूरी है। इस स्टेज को अगर बच्चा सक्सेसफुली पार करता है तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस की भावना का जन्म होता है, लेकिन अगर सक्सेसफुली पार नहीं करता है तो उसके अंदर हीन भावना का जन्म होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जैसे मैंने बोला कि वो स्कूल होता है। चिल्ड्रन नीड्स टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स, ठीक है। इस अवस्था में सोशल एकेडमिक डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, खेल कूद का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चा इस अवस्था में उन सारी चीजों के साथ में कोप करना सीखता है कि कैसे वो इनको पार करके आगे बढ़े। अगला स्टेज है, यानी जो फिफ्थ स्टेज है मनोसामाजिक सिद्धांत का, वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम पहचान भ्रांति। इसकी जो अवस्था होती है वो होती है एडोलसेंट, यानी 12 से 19 साल के बच्चों के अंदर इसका जन्म होता है। और ये सबसे, मैंने जैसे आपको कहा था कि आइडेंटिटी, ईगो आइडेंटिटी एरिक्सन के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है।
क्योंकि 12 से 19 साल की जो अवस्था होती है ये वो अवस्था होती है जब हम अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनका निर्धारण कर रहे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी का निर्धारण कर रहे होते हैं थ्रू एक्सप्लोरेशन, अपनी वैल्यूज को जान रहे होते हैं, गोल्स को जान रहे होते हैं, बिलीव्स को जान रहे होते हैं। ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ, यानी एडोलसेंस बीच का बिंदु होता है। इसके एक तरफ हमारा बचपन होता है और दूसरी तरफ हमारा अडल्टहुड होता है, जो कि 20 से 25 साल तक की अवस्था होती है। अब ये जो अवस्था होती है वो बच्चा खुद को ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करता है, उसे लगता है कि वो बहुत स्वतंत्र है, वो अपनी चीजों का निर्धारण स्वयं कर सकता है, वो करियर का निर्धारण कर सकता है, रिलेशनशिप सेट कर सकता है, फैमिली सेट कर सकता है, हाउसिंग कर सकता है, यानी वो उसे लगता है कि वो अब सोसाइटी के खांचे में फिट होने के लिए हो गया है। ये जो अवस्था होती है वो, जैसे मैंने आपको फ्रॉइड की थ्योरी जब मैं समझा रही थी तो भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो अवस्था होती है इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बच्चे को के अंदर ये अब जन्म लेना शुरू हो जाता है कि वो बड़ा हो रहा है या बड़ा हो गया। लेकिन कभी कभी होता है कि जो बच्चे होते हैं उसको हम ना तो बच्चों के तौर पर देख पाते हैं, ना ही अडल्ट के तौर पर देख पाते हैं। इसीलिए बच्चे को बार बार अपनी आइडेंटिटी रीएग्जामिन करनी होती है, उसे ये समझना होता है कि एग्जैक्टली में वो है क्या। ठीक है, और इसीलिए दो तरीके की जो हमारी आइडेंटिटी है वो डेवलप हो जाती है, या तो आइडेंटिटी पहचान बना पाते हैं हम, या फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होते हैं और एरिक्सन ने ये माना है, ये क्लेम किया है कि एडोलसेंट may feel uncomfortable about their body for a while until they can adapt and grow into the changes. इजीली बच्चा जो है इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता है। जब तक वो स्वीकार करता है तब तक आप कह सकते हैं कि उसका विकास काफी हद तक हो चुका होता है। और इस स्टेज में जो वर्च्यू होता है, जो रेजोल्यूशन है, वो है फिडेलिटी, यानी ये मानना कि हम जो है one's self to others on the basis of accepting others even when there may be identical ideological differences। ये समझना कि हमारे और दूसरे में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं, कुछ समानताएं भी हैं, और उस समानता और विभिन्नता को एक्सेप्ट करना अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे, ये इसे हम कहते हैं फिडेलिटी। ये जो अवस्था होती है ये वो अवस्था होती है कि जब बच्चे को कभी कभी हम उसके कार्यों के लिए कहते हैं कि अभी आप बहुत बड़े नहीं हुए हो, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। फिर कभी कभी हम कहते हैं कि अरे आप इतने बड़े हो गए, आपको ये काम करना नहीं आता। तो बच्चा इस उलझन में फंस सा जाता है कि क्या वो अभी बच्चा है, बचपने की अवस्था है, या फिर वो बड़ा हो गया है और खुद के डिसीजन ले सकता है। ठीक है, इस अवस्था में जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है हमारे जीवन में होता है सोशल रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते, खुद की खोज नहीं कर पाते हैं, तो रोल कंफ्यूजन यानी वीक सेंस ऑफ सेल्फ का डेवलपमेंट, विकास होता है। अगला जो अवस्था है हमारा वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये छठा अवस्था है। इसकी जो एज पीरियड होती है वो होती है अर्ली अडल्टहुड, यानी 20 से 25 साल तक की अवस्था। रेजोल्यूशन क्या है? लव है। और अगर हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की बात करें, यानी आत्मीयता बनाम अलगाव की बात हम अगर करें, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो अवस्था होती है इसमें हम फैमिली बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों को कर रहे होते हैं, महत्वपूर्ण कामों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बिंदु होता है वो होता है लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। इस अवस्था में हम दूसरों के साथ आत्मीयता बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरों को पसंद करना शुरू कर देते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं फैमिली मेंबर से। आप कह सकते हो कि फैमिली मेंबर की तरह हम किसी को देखना शुरू कर देते हैं। और अगर इस अवस्था में को हम सक्सेसफुली पार कर ले जाते हैं तो एक हैप्पी रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं, सेफ्टी का एहसास करते हैं, सेंस ऑफ कमिटमेंट की फीलिंग आती है,
और एक रिलेशनशिप, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का निर्धारण होता है। लेकिन अगर हम अवॉइड करते हैं इंटीमेसी को, आत्मीयता नहीं डेवलप कर पाते हैं, तो हम आगे के अपने जीवन में कमिटमेंट करने से डरना शुरू कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम किसी भी रिलेशन को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, या हम किसी रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा सकते हैं, और यहाँ से ही हम अलगाव की भावना का हमारे अंदर विकास हो जाता है, अकेलेपन की भावना का विकास हो जाता है, क्योंकि फिर हम किसी के साथ को पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि हम किसी को डिजर्व नहीं करते या कोई हमें डिजर्व नहीं करता है। लेकिन अगर हम इस अवस्था को सक्सेसफुली पार कर ले जाते हैं, तो हमारा जो वर्च्यू है, जो रिजोल्यूशन है, वो है लव, प्यार। हमारे अंदर इस भावना का विकास होता है, और इस अवस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जैसे कि मैंने बोला कि रिलेशनशिप होता है, हम संबंध बनाते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं, हम एक फैमिली बनाते हैं। अगला जो अवस्था है हमारा, वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी उत्पादकता बनाम स्थिरता। इसकी जो अवस्था है वो है अडल्टहुड, 26 से 64 साल, यानी 26 to 64 ईयर। रिजोल्यूशन इस अवस्था को होता है केयर, और ये अवस्था जो होती है वो आप कह सकते हो कि हमारे जीवन के लिए एक ऐसी अवस्था है कि जब हम अपने कार्यों को करके आगे बढ़ चुके होते हैं, और फिर इसी अवस्था में हम अपने कार्यों को एक तरीके से कह सकते हैं कि चेक भी करते हैं। जनरेटिविटी यानी कि उत्पादकता का मतलब होता है मेकिंग योर मार्क ऑन द वर्ल्ड थ्रू क्रिएटिंग और नर्चरिंग थिंग्स दैट विल आउटलास्ट एन इंडिविजुअल। हम एक नई चीजों को क्रिएट करने में विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं अपने जीवन में, तो हमें ये एहसास होता है कि क्या हमने सोसाइटी के लिए कुछ काम किया, हमने सोसाइटी को कुछ वापस किया, हमने कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए प्रोडक्टिव किया, हमने अपने जीवन में कुछ क्या प्रोडक्टिव काम किया, क्या हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व रहे। अगर इसका जवाब होता है हाँ, तो थ्रू जनरेटिविटी वी डेवलप अ सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। हमें लगता है कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं या ये महसूस करते हैं कि हमारा पूरा जीवन वेस्ट हो गया है, हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है, हमने दुनिया को रिटर्न कुछ नहीं किया है, खाली छोड़ दिया है, तो यहाँ पे स्थिरता का विकास होता है, एक गैप का विकास होता है। ठीक है, by failing to find a way to contribute we became stagnant and feel unproductive। हमें लगता है कि हमने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया सोसाइटी के लिए। फिर हम खुद से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, अपने समाज से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम एक स्थिर जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। और अगर हमने इस स्टेज को सक्सेसफुली हमने पार कर लिया है, तो जो वर्च्यू का होता है वो होता है केयर। हम आगे के स्टेज में केयर लेकर आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम 8वां स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, संपूर्णता बनाम निराशा। जैसे मैंने कहा था, ओल्ड एज यानी 65 से हमारी जो मृत्यु तक की अवस्था होती है, डेथ तक की अवस्था होती है, वो होती है हमारी संपूर्णता बनाम निराशा की, कॉन्फ्लिक्ट की। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर जो है वो इस अवस्था में, जैसे मैंने बोला कि अकॉम्प्लिशमेंट, संपूर्णता का एहसास होना। अगर हम ये देखते हैं कि हमने एक सक्सेसफुल जीवन व्यतीत कर लिया, जैसे मैंने बोला जनरेटिविटी में, यानी कि हमें जब लगता है कि हमने उत्पादकता पूर्ण काम किया, अच्छा काम किया, किसी उद्देश्य के लिए काम किया, जब हमें ये पता चल जाता है, तो हमें अपने जीवन में संपूर्णता का एहसास होता है। हम किसी भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करते हैं, हमें लगता है हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, तो ये संपूर्णता का एहसास दिलाता है। लेकिन जब हमारे जीवन में स्टैग्नेशन होता है, स्थिरता आ जाती है, हमें लगता है हमने कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया, सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं किया, हमने उसको खाली छोड़ दिया, हमने सिर्फ पूरे जीवन में खुद के लिए काम किया है, तो जब हम ये चीज को अपने जीवन में देखते हैं, तो हमें खुद से कड़वाहट महसूस होना शुरू हो जाती है, हमें निराशा होती है अपने जीवन को देखकर, हमें ये लगता है कि हमने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग होती है, ये निराशा का फीलिंग होती है। इस अवस्था में अक्सर लोग, अगर उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन भर जो काम किया वो इस अवस्था में उनके कोई भी काम नहीं आ रहा,
कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, तो वो होपलेसनेस की फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर हम सक्सेसफुली इसको पार कर लेते हैं, है ना, तो जो वर्च्यू है वो होता है विजडम, यानी जो रिजोल्यूशन हासिल होता है हमें वो होता है विजडम। ठीक है, ये पर्सन को जब पीछे देखता है तो ना तो उसके जीवन में कोई डर होता है, ना ही कोई खालीपन का एहसास होता है, ना ही कोई ऐसे काम का एहसास होता है जो इसने अधूरा छोड़ दिया, यानी संपूर्णता का एहसास होता है। और इस अवस्था के जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन अवस्था का जो महत्वपूर्ण इवेंट है, घटना है, वो होता है काम, पेरेंटहुड। हम इस अवस्था में अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लास्ट स्टेज तो है जो है उसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। हमारे जीवन का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, वो कैसा है। ठीक है, और जो अंतिम अवस्था होती है, इस अवस्था में हम पीछे की तरफ देखते हैं, फुलफिलमेंट का एहसास होता है। वहीं अगर हम वर्क एंड पेरेंटहुड की बात करें, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन या उत्पादकता बनाम स्थिरता की बात करें, तो इस अवस्था में लोग अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, यानी कि स्वयं पे ध्यान देते हैं। उनका जो फोकस होता है वो पूरी तरीके से खुद पे होता है। और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए निराशा का अनुभव भी करते हैं क्योंकि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि उनका जो पूरा जीवन है वो एक खाली रह गया। उन्होंने सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं, उन्होंने किसी की मदद नहीं की। और जब ये उनके अंदर एहसास होता है तो कहीं ना कहीं खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं, निराशा का भाव उत्पन्न कर लेते हैं और डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो ये थी आपकी इरेक्शन की थ्योरी की मनोसामाजिक सिद्धांत। और ये जो थ्योरी थी, अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन हम करें फ्रॉइड की थ्योरी से, तो कुछ समानताएं थी, कुछ विषमताएं भी हैं। समानता है कि दोनों ने स्टेजेस की बात की है, दोनों ने बोला है कि जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का विकास है, वो कुछ चरणों के द्वारा होकर जाता है। समानता ये है कि दोनों ने कहा कि हर एक स्टेज में कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं होती हैं जिनको हमें क्रॉस करना होता है। अगर हमने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है वो एक अलग तरीके से होता है, लेकिन अगर हम उसमें असफल हो जाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का विकास दूसरे तरीके से होता है। वहीं अंतर, जो सबसे बड़ा अंतर है, फ्रॉइड ने समाज के प्रभाव को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया था। उन्होंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को महत्व दिया था। एरिक्सन ने भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ साथ उन्होंने समाज के साथ इंटरैक्शन को भी महत्वपूर्ण बताया है, जबकि फ्रॉइड के साथ ऐसा नहीं था। तो फ्रॉइड की थ्योरी को हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं और एरिक्सन की थ्योरी को हम साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये था आपका साइको सोशल स्टेज यानी मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन की थ्योरी। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये पूरी पिक्चर एक तरीके से आपको दिमाग में सेट कर लेनी होगी, किस अवस्था से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट संबंधित है, और अगर हमने उसको सक्सेसफुली पार कर लिया तो कौन सा रिजोल्यूशन हासिल होगा या कौन से वर्च्यू हासिल होंगे। तो ये रहा आपका पूरी एरिक्सन थ्योरी। जो आगे की वीडियो हम लेकर आएंगे वो लर्निंग थ्योरी इस पे बेस्ड होगा। तो उसके पहले आप ये थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, उनको समझ लीजिए, ताकि जब हम आगे की वीडियोस लेकर आए तो उनको समझने में आपको आसानी हो। धन्यवाद।